नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो दिल्ली के बिल्कुल करीब मौजूद गाज़ियाबाद का है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। और इस वक्त मैं जहां हूं, नोएडा में अपने ऑफिस में, यहां से बमुश्किल 7-8 किलोमीटर के फासले पर। 8 मई की ये बात है। 8 मई की सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास एक आदमी अपनी बीवी को लेकर गाज़ियाबाद के ही लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है, रुआंसा है। और पुलिस वालों को वो बताता है कि हमारे घर में डकैती हो गई है, कोई घर में घुस आया था और उन डकैतों ने मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी है। ये सुनते ही जो भी पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे वो कुर्सी से उछल पड़ते हैं। स्वाभाविक है, डबल मर्डर का मामला है, और वो भी गाज़ियाबाद जैसे शहर में जो राजधानी दिल्ली के बिल्कुल करीब और हाई प्रोफाइल सिटीज़ में से एक है। तो पुलिस वाले फ़ौरन जो है इस आदमी से पूछते हैं कि भाई कैसे हुआ, घर में और कौन कौन रहता है। तो इसने बताया कि मैं जो है वो ऊपर के फ्लोर में रहता हूँ और नीचे वाले फ्लोर में मेरी माँ रहती है। मेरा जिस भाई की मौत हुई है, जिस भाई की हत्या हुई है माँ के साथ, वो अनमैरिड है और वो माँ के साथ ही रहता था, माँ के साथ ही उसी कमरे में सोता था। तो उसकी भी जान चली गई है, उसकी भी डकैतों ने हत्या कर दी है। मेरा एक और भाई है, वो कहीं और रहता है, हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन वो हमारे संपर्क में है। हम लोग 3 भाई हैं और मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। तो उसने पुलिस को बताया कि सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रूटीन में अपनी माँ से, अपने भाई से मिलने जाता था, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही साथ। तो जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी माँ जिस कमरे में सोती है उस बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और बेडरूम में जो भी सामान रखे होते हैं वो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। अंदर जब वो गया अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए, पुकारते हुए, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। और जब वो अंदर घुसा तो बिल्कुल घबरा गया, उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि पूरा कमरा खून से सना हुआ है और किसी ने उसकी माँ को और उसके भाई को उनके बिस्तरों पर ही जो है किसी भारी चीज़ से वार करके मौत के घाट उतार दिया है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों को लगा कि हाँ, ये मामला तो यकीनन रॉबरी का ही है, क्योंकि जिस तरह से घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और परिवार में जो खुद उस परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं, तो मामला हो सकता है लूटपाट या डकैती का हो। तो पुलिस की एक टीम जो है खबर मिलते ही फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। और चूंकि डबल मर्डर का मामला है तो जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। डीसीपी रूरल विवेक चंद्र वो भी वहां पर पहुंचते हैं और डॉग स्क्वाड को ख़ास तौर पर बुलाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर किस दिशा में गए होंगे, लुटेरे किस दिशा में गए होंगे, या फिर अगर उन चोर या बदमाशों की कोई बिलोंगिंग, कोई चीज़ वहाँ छूट गई होगी तो उसके सेंट से या उसके स्मेल से डॉग्स जो है, ट्रेन डॉग्स, वो उन तक ट्रेल करके अगर वो आसपास हो तो उनको पकड़ने में वो मददगार भी साबित हो सकते हैं। तो पुलिस डॉग स्क्वाड लेकर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर मौके पर पहुंची। लेकिन जो डॉग है वो मौके पर जाकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और उस डॉग स्क्वाड से पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा मदद या लीड नहीं मिली। अब पुलिस ये समझना चाह रही थी कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे होगा। पुलिस ने इस आदमी से पूछताछ की। इस आदमी का नाम है धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र ने बताया कि उनका परिवार जो है पूरी तरह से एकजुट है। एक भाई है जो कहीं और रहता है गाज़ियाबाद में ही, साथ ही उसका जो भाई जिसकी इस घटना में मौत हुई है वो मेंटली थोड़ा चैलेंज्ड है, दिव्यांग है, तो वह माँ के साथ ही रहता था, जबकि उसी बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पर वो रहता था और ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी या दिक्कत वाली बात नहीं थी और किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो ये सारी बातें जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को लगा कि जब फैमिली में कोई फ्यूड नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है और परिवार के बाहर भी कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो घर की महिला को और उनके बेटे को टारगेट करे, तो फिर ये मामला लूटपाट का ही हो सकता है। तो पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से एग्जामिन करना शुरू किया। पुलिस ने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। ऊपर और नीचे के फ्लोर्स में भी पुलिस गई ये देखने के लिए कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सेटअप क्या है पूरे परिवार का। तो पुलिस ने कुछ खास चीज़ों पर गौर किया। एक तो पुलिस ने ये देखा कि जिस कमरे में
सामान सारा बिखरा हुआ था, यानी उसकी माँ के कमरे में। उस कमरे में चीज़ें तो बेशक बिखरी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बहुत कीमती या वैल्यूएबल चीज़ वहाँ से गायब नहीं थी। अब चूंकि घर में डबल मर्डर हो चुका था, एक भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था, पुलिस को लेकर घर वापस आया था, तो जाहिर है एक जो और भाई था जो कहीं और रहता है गाज़ियाबाद में, उसे भी खबर मिल गई थी, वो भी मौके पर पहुंचा। उससे भी पुलिस ने बातचीत की, पूछताछ की, और उससे जब घर की कीमती चीज़ों के बारे में बातचीत की तो उसने कहा कि मेरी माँ के जो भी जेवर और कीमती चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की हिफाजत मैं खुद ही करता हूँ, और मुझे पता है वो किस बक्से या अलमारी में है, तो एक बार मुझे चेक करने दीजिए, पता चल जाएगा कि वो चीज़ें गायब हुई हैं या नहीं हुई है। तो वो जो बेटा कहीं और रहता है, अन्यत्र रहता है, वो उसने पुलिस की मौजूदगी में जो वैल्यूएबल्स हैं उसकी माँ के कैश या जेवर वगैरह उन चीज़ों को चेक किया, और इत्तेफाक से वो सारी चीज़ें इंटैक्ट मिली। उस कमरे में जहाँ जहाँ चीज़ें बिखेरी गई थी वहाँ पर भी जो है कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ के मिसिंग होने या गायब होने की बात पुलिस को पता नहीं चली। अब पुलिस को ये लगने लगा कि अगर लुटेरे आए और लुटेरों ने दो हत्याएं की और करने के बाद वो लूटपाट करके चले गए, तो कोई भी कीमती चीज़ घर से गायब क्यों नहीं हुई। चीज़ें तो बेशक बिखरी हुई हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि मामला रॉबरी का है, लेकिन कोई कीमती चीज़ गायब क्यों नहीं हुई। एक तो सवाल पुलिस के मन में ये था, और दूसरा पुलिस के मन में सवाल ये भी था कि नीचे वाले फ्लोर में दो लोगों की हत्या हो गई और ऊपर के फ्लोर में एक पूरा परिवार, मतलब धर्मेंद्र, उसकी बीवी, बच्चे, सारे लोग सोते रह गए, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा भी कैसे हो सकता है, ये भी पुलिस के मन में एक सवाल था। अब पुलिस ने जो घर के दरवाजे हैं, एंट्री एग्जिट, मतलब जो मेन गेट है वहाँ से लेकर जिस बेडरूम में मर्डर हुआ वहाँ तक, इनको भी बहुत बारीकी से चेक किया। आमतौर पर जब रॉबरी या लूटपाट जैसी घटना होती है तो जाहिर है कोई दरवाज़ा खोल कर तो डकैतों को अपने घर में बुलाता नहीं है, तो जो भी लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं, वो घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं, उसमें शोर शराबा भी होता है, और कई बार घर के ताले या ग्रिल, वो सारी चीज़ें टूटी हुई होती हैं, डिफॉर्म्ड होती हैं। तो पुलिस ने जब मेन एंट्री गेट और जिस बेडरूम में मर्डर हुआ उसका गेट, दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें चेक की, तो पुलिस ने देखा कि वहाँ कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। यानी कोई बाहर का आदमी जो भी उस कमरे में घुस आया था वहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती किए जाने के निशान उस पूरे घर में दीवारों पर, दरवाजे पर नहीं थे। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि कातिलों ने जिस चीज़ से इन माँ बेटे की हत्या की, वो चीज़ बेसिकली एक चारपाई का पाया था, यानी चारपाई का जो स्टैंड होता है नीचे, पाया ही कहते हैं उसे, वो था, और वो भी खून से सना हुआ था, मतलब खून से भीगा हुआ था, और वो भी वहाँ मौके पर पड़ा था। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि जो भी रॉबर्स होते हैं वो अपने साथ कोई वेपन लेकर चलते हैं, चाहे वो गन हो या चाकू हो, लेकिन यहाँ तो जिन्होंने लूटपाट की वो चारपाई के पाए से उसने हमला किया, और वो भी वहीं पर मौके पर ही पुलिस को मिल गया। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात थी। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने देखी तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे बिल्डिंग को और अच्छी तरह से स्कैन किया जाए, कुछ और सबूत या सुराग अगर मिले तो कातिलों का पता चले। इसी के मद्देनज़र पुलिस ने जो दोनों फ्लोर में अलग अलग वॉशरूम बने हुए हैं, उन वॉशरूम को और दूसरे कमरों को भी पुलिस ने बहुत बारीकी से चेक किया। और पुलिस ने जब चेक किया तो पुलिस ने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर का जो वॉशरूम है, जिस वॉशरूम को धर्मेंद्र और उसके पत्नी और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उस वॉशरूम को जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस बाथरूम को बहुत अच्छी तरह से धोया गया है। लोग धोते हैं बाथरूम में तो पानी होता है, लेकिन दीवार के ऊपर वाले हिस्से तक धोना और थोड़ा पानी ज़्यादा नज़र आना, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी शक पैदा कर रही थी। बाथरूम की हालत तो थी ही, प्लस इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी चीज़ का गायब ना होना, फोर्स एंट्री के निशान न मिलना, आलाए कत्ल के तौर पर खटिए का पाया वहीं मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इशारा कर रही थी कि दाल में कुछ काला है। और अब आप भी समझ रहे होंगे कि दाल में काला क्या है। पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इस घटना में कोई परिवार का आदमी ही शामिल हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि जो कुछ हुआ है घर के अंदर ही हुआ है। अब पुलिस ने इन दोनों बेटों से, जो एक तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाला धर्मेंद्र और एक जो दूसरा कहीं और रहता है, उन दोनों से पूछताछ की। पूछताछ करने पर पुलिस को एक मोटिव भी समझ में आया। पुलिस को ये समझ में आया कि ये जो धर्मेंद्र है ये थोड़ा सा हिसाब किताब के मामलों में, पैसों के मामलों में, कामकाज के मामलों में थोड़ा लापरवाह किस्म का इंसान था, और इसी वजह से इस पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का कर्ज भी था, और ये रुपए चुका नहीं पा रहा था। इसने कुछ रोज़ पहले अपनी माँ यशोदा देवी से, जिनकी उम्र 65 साल थी, उससे रुपए मांगे भी थे,
और माँ ने धर्मेंद्र के नाकारेपन को देखते हुए उसे रुपए देने से साफ इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि जो दूसरा बेटा जीवित है, जो कहीं और रहता है, उसने ये भी बताया कि अपने बड़े भाई धर्मेंद्र के रवैये से आहत होकर उसकी माँ ने यह भी तय कर लिया था कि धर्मेंद्र को वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देंगी। यही वजह है कि उसकी माँ ने सारे वैल्यूएबल चीज़ों के रख रखाव और हिफाजत की जिम्मेदारी भी धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि खुद उसे दी थी, जो बेटा कहीं और रहता है और जीवित था, पुलिस को बयान दे रहा था। तो यहाँ पर शक की सारी सुई धर्मेंद्र, जो परिवार का बड़ा बेटा है, उसी पर जाकर टिक गई। अब पुलिस ने धर्मेंद्र के साथ सख्ती की और महज 24 घंटे के अंदर, यानी 8 तारीख की ये बात है, 8 मई की, 9 मई की सुबह होते होते पुलिस ने घर के बड़े बेटे धर्मेंद्र को ही इस कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया। और जब धर्मेंद्र का सबूतों से सामना करवाया गया तो फिर धर्मेंद्र ने ये गुनाह कबूल भी लिया। बाथरूम के बारे में एक और ख़ास बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पुलिस ने जब बाथरूम को देखा कि बहुत अच्छी तरह से धोया गया है, तो पुलिस ने एक केमिकल टेस्ट भी वहाँ पर कंडक्ट किया था, जिसे बेंजीडाइन टेस्ट कहते हैं। आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे किसी ऐसी जगह पर अगर डाला जाता है जहाँ पर पहले खून के निशान या धब्बे मौजूद रहे हों, वहाँ पर इस केमिकल की वजह से कुछ कलर चेंज होता है। वो ब्लू या पिंक कलर जो है वो वहाँ पर अपीयर होता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वहाँ ब्लड स्टेन थे, ब्लड स्टेन हैं। तो जिस तरह से वॉशरूम में इन्होंने बेंजीडाइन टेस्ट किया पुलिस वालों ने, उससे पुलिस को उसी वॉशरूम में कुछ खून के धब्बे धोए जाने के प्रमाण भी मिल गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धर्मेंद्र की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मोटिव के तौर पर वही 1.5 लाख रुपए मांगना, माँ का नहीं देना और माँ का उसे संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देना और उसकी हरकतों की वजह से उस पर नाराज़ रहना, ये सारी बातें बताई। और ये बताया कि बीती रात को, यानी 7 और 8 मई की दरमियानी रात को, उसने अपने घर में शराब पी थी और शराब पीने के बाद वो अपने मकान के छत पर चला गया। वहाँ से वो खटिए का पाया लेकर सीधे पहुँचा नीचे वाले फ्लोर में जहाँ माँ रहती है। तो वो माँ को ही मारना चाहता था क्योंकि ज़्यादा नाराज़गी या खुंदक माँ से ही थी। तो माँ जब सो रही थी तो उसने खटिए के पाए से माँ के सिर पर बहुत घातक तरीके से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और माँ के साथ उसी कमरे में सो रहा जो उसका दूसरा भाई है, जो मेंटली चैलेंज्ड है, विजेंद्र, उसकी नींद खुल गई। 35 साल उसकी उम्र है। उसने शोर मचाने की कोशिश की, वो दिव्यांग है। इस भाई ने, जिसने माँ की जान ली, उसने अपनी भाई की भी जान ले ली। और इसलिए जान ले ली क्योंकि उसे लगा कि अगर उसका भाई विजेंद्र चीखने चिल्लाने लगेगा तो उसका भेद खुल जाएगा। इस तरह से उसने चंद मिनटों के अंदर अपने 2 बेहद नज़दीकी रिश्तेदारों को, या आप ये कहें कि मतलब रिश्तेदार, मुझे तो लगता है माँ बाप के लिए रिश्तेदार शब्द का इस्तेमाल करना भी थोड़ा ऐसा लगता है जैसे माँ बाप को दूर कर दिया। तो जो बेहद नज़दीकी लोग हैं उनकी इसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने वो चारपाई का जो पाया है उसको घर में ही छुपा दिया, मौका वारदात पर एग्जैक्ट उस कमरे में तो नहीं लेकिन आसपास। और इसके बाद चूंकि उसके कपड़े सारे खून से भीग गए थे, वो नीचे से ऊपर पहुंचा अपने फ्लोर में और वहां जाकर उसने वॉशरूम में अपने सारे कपड़े भी खून से सने हुए वो धोए और पूरे वॉशरूम में जो खून के धब्बे वगैरह थे उसको भी अच्छी तरह से धो दिया, साफ़ कर दिया। और इसके बाद वो फिर आराम से गया अपने कमरे में और अपने बीवी बच्चों के साथ सो गया। सुबह उठा और तय प्रोग्राम या प्लानिंग के मुताबिक जिस तरह से उसने सोच रखा था, वो उठकर रूटीन अफेयर की तरह अपनी माँ के कमरे में गया और उसके बाद फिर वो ड्रामा करने लगा, चीखने चिल्लाने रोने पिटने लगा कि माँ का कत्ल हो गया, भाई का कत्ल हो गया, लूटपाट हो गई, हम बर्बाद हो गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन, जिसके बाद की पूरी कहानी आपको पता है। तो ये कहानी, ये वाक़या एक ऐसे नालायक बेटे का था जिसने लालच में अंधा होकर खुद को जन्म देने वाली अपनी माँ और अपने दिव्यांग भाई, जो कि देखा जाए तो एक तरह से उस पर डिपेंडेंट था, उसको भी नहीं बख्शा और उसकी जान ले ली। ऐसे आदमी के लिए आप क्या सोचते हैं? आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट जो मेरी प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए थे, आइए उन कमेंट्स का मैं जिक्र करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से एक सेल्फ़ी
जो रैंडमली एक नौजवान क्लिक कर रहा था, एक वीडियो बना रहा था, उस रैंडम सेल्फी में के ज़रिए एक ब्लाइंड मर्डर का मामला मुंबई पुलिस ने सॉल्व किया। अगर आप उस कहानी को सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सुन सकते हैं। दीपक हीरा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इत्तेफाक जो है इंसान को कई बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ला देता है, इससे कोई बच नहीं पाता। बिल्कुल ये बात सही है, मैं मानता हूँ। पीयूष पांडे बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने हमारी इस पेशकश की तारीफ़ की है, प्रशंसा की है। थैंक यू वेरी मच। स्वीट प्रीत के नाम से एक आईडी है और ये लव फ्रॉम झारखंड सर इन्होंने लिखा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वीट प्रीत नाम है या आईडी का नाम है ये मेरे लिए बहुत क्लियर नहीं है, तो एनीवे बहुत स्वागत आपका। आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। उमेश भूंया जी झारखंड से हैं, मेरे होम स्टेट से, और उन्होंने कहा है कि एक आदमी जो है वो मोबाइल की वजह से ही मर गया। मेहताब अली इदरिशी साहब का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। संदीप रोज़ ने कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि कभी कभी मुझे यूपी उन्नाव की स्टोरी सुनाना चाहिए। और संतोष खैरा जी हमारे दूसरे दर्शक है, वो कह रहे हैं कि उन्नाव की स्टोरी क्यों। भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर ये संदीप रोज़ उन्नाव पर जोर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उन्नाव से होगा, तो इसीलिए उन्नाव की स्टोरी के लिए उन्होंने कहा है। सुष्मिता सरकार ने भी कमेंट किया है। सुष्मिता सरकार, आई एम फैन ऑफ योर प्रोग्राम एंड योर वॉइस, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऋषिराज सिंह, ऐसी कहानियों से समाज में जागरूकता फैलती है, उन्होंने कहा है। एंटरटेन के नाम से एक आईडी है और उनका नाम राजू अरोरा है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रीवियस डे में जो स्टोरी थी उसमें उनका नाम का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा है कि उनका दिन बन गया। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मौलाना निसार अहमद साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। अंसारी हुज़ैफ़ा ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। राजीव कुमार गिरी का कमेंट है। संदीप शर्मा, उन्होंने लिखा है कि मेरा भी नाम ले लो, कभी मुझे इंतज़ार रहेगा, सहारनपुर से। बिल्कुल, देखिए नाम ले लिया। प्रतिमा रयाल का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छा लगता है आपका वॉइस और कहानी सुनकर, अंदाज भी अच्छा है, इन्होंने ऐसा लिखा है। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच प्रतिमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। राना शाहिद ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने कहा है कि आप अच्छा बोलते हैं, बहुत धन्यवाद आपका राना साहब। प्रकाश HP के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया। वर्जीनिया डिसूजा हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। सुनील कामले का भी कमेंट है और विजेंद्र सिंह जी रेगुलर कमेंट करते हैं। यूनुस शेख साहब का कमेंट है। प्रदीप भाम्बू जी का कमेंट है। जसविंदर सिंह, दिनेश कुशवाहा, होमी राय और फैक्टन, इन्होंने लिखा है कि सॉरी भाई, मैं गुस्से में था और आप मेरा नाम नहीं लेते और इसीलिए बोल दिया, दिल से कुछ कमेंट कर दिया, नाराज़ ना हो। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से और राकेश वार्षणे ने भी कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। आज की कहानी सुनकर, आज का घटनाक्रम सुनकर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।